A very good morning, dear student. This is Nalini Singh, and today we are going to learn chapter 3, which name is Management and Business Environment. So, management में business environment का क्या effect होता है, ये हम इस chapter में पढ़ेंगे. Firstly, हम meaning देख लेते हैं. So, business environment is made of two words. As you can see, there is a word जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, business and environment, right? सो बिजनेस एंड एनवायरनमेंट. लेट अस फर्स्ट एक्सप्लेन दीज टू वर्ड्स. तो पहले हम ये दोनों वर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं. सो फर्स्टली हम देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस. सो बिजनेस सिंपली मीन स्टेट ऑफ बीइंग बिजी बट विद द एम ऑफ द प्रॉफिट अर्निंग. जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि बिजनेस का क्या मतलब होता है कि बीइंग बिजी रहना, लेकिन ऐसे किसी काम में जो कि हमको प्रॉफिट देता हो, अर्निंग के लिए हेल्पफुल होता हो. अंडरस्टैंड? It means business comprise all profit-seeking activities that provides goods and services necessary to safety, the need and want to safety. So business is that economic activity which includes production and distribution of goods and service. तो business के अंदर society के satisfaction को हम देखते हैं, उसकी need को पूरी करते हैं और उसके बदले में हमें जो मिलता है that is profit. Okay, so business का क्या है, इकोनॉमिक. दिस इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें जो इंक्लूड होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, और ये सब किसका होता है, गुड्स और सर्विसेज का होता है. सो दिस इज़ द business. Now we come to the meaning of environment. What is environment? So environment literally means the surrounding external agents, influence or circumstances under which someone or something exists. So there's a environment means मतलब जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, that is environment. ओके, सो अगर बिज़नेस में हम देख रहे हैं तो हमको प्रभावित करते हैं या फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसे बनती हैं जिससे कि हमारे बिज़नेस इफ़ेक्ट होता है, दैट इज़ एनवायरनमेंट. ओके, सो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, कुछ कंडीशन है, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ चेंज हो गई है, या कल्चरल एक्टिविटी चेंज हो गया है, लीगल चीज़ें चेंज हो गई है, हमारे सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई है जो कि हमारे बिज़नेस को अफेक्ट कर रही है, दैट इज़ एनवायरनमेंट. आसपास की चीज़ें जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करती है. सो ये था बिज़नेस एनवायरनमेंट. नाउ मीनिंग and definition of business environment. After discussing the concept of business and environment, we will explain the concept of business environment. So business and its environment are closely interrelated and mutually interdependent. Environment has a bearing on business and business has a bearing on environment. Business environment may be defined as all those conditions and force external to a business unit under which is operate. तो business और environment एक दूसरे से co-related होती है, इंटर-रिलेटेड होती है, जो कि एक दूसरे को अफेक्ट करती है. ठीक, उसके बाद अब दीज फोर्स इंक्लूड, इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, कस्टमर, क्रेडिटर, कंपटीटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है. एंड देयर इज़ सम डेफिनेशन जो आप पढ़ लीजिएगा और इसमें से जो भी आपको ईजी लगे वो आप याद कर लेना. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. सो ना अभी हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या है. आपने बिजनेस को समझ लिया, एनवायरनमेंट को समझ लिया और दोनों कंबाइंड वर्ड को एक साथ समझ लिया, जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ मार्केट कंडीशन एंड सिचुएशन. जो जैसे हमारे मार्केट की कंडीशन क्या है. So a business must know the structure of market and change taking place in the market. Sometimes क्या होता है, कभी कभी मार्केट चेंज हो जाता है या मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाती है जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है. तो मार्केट की कंडीशन एंड सिचुएशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जब हम बिज़नेस कर रहे हैं तो मार्केट की कंडीशन और सिचुएशन को भी ध्यान में रखना चाहिए. उसके बाद है बेटर परफॉर्मेंस. हमारी परफॉर्मेंस कैसी है. सो proper understanding of the various element of external environment is necessary to take timely action to deal with the threat and avail opportunities for the purpose of improvement in performance of the firm. तो हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं फॉर द बिजनेस, वो भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है. साथ ही साथ अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कुछ परफॉर्मेंस है वो हमारे बिजनेस को भी अफेक्ट करती है. तो हमारे बिजनेस की इम्प्रूवमेंट ये सारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन.
सो डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिपेंड अपॉन द न्यू टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो बिज़नेस है उसका डेवलपमेंट उस पर भी डिपेंड करता है जो नई टेक्नोलॉजी आती है। अगर हम अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं, नई टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो नई टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लॉस कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अवेयर रहें अपने बिज़नेस के ग्रोथ के लिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस करें फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द डिज़ाइन एंड फॉर द बिजनेस। Next point is optimum utilization of resources. Now, natural environment divides the nature of business, localization, stability, progress, etc. Human resources decided the knowledge, techniques, production, industrial relation, and managerial efficiency. So management of these resources play an important. तो यहाँ पे कहा गया है कि मैनेजमेंट के जो भी resources हैं, जो हमारे आसपास जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो। ठीक है। देन है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हमारे बिजनेस को सर्वाइव और उसके ग्रोथ के लिए बिजनेस की इंटरप्राइज, बिजनेस एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, हमारी कंपनी की रेपुटेशन। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ इंटरेस्टेड नॉट ओनली in building up its business but also build an image and reputation of the company in the public mind. Therefore, study of environment will help the company to be friendly and avoid such policies which will affect the public. So जो हमारी कंपनी की रेपुटेशन है वो भी पब्लिक के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने कंपनी के रेपुटेशन को बना के रखें या उस पर भी ध्यान हम दें। उसके बाद है हेल्पफुल इन प्लानिंग। सो बिज़नेस एनवायरनमेंट, क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट कई चीज़ों से कनेक्टेड होती है और ये सारी चीज़ें कभी कभी चेंज होती रहती है। तो जब हम प्लान्स बना रहे हैं तो इन सारी चीज़ों पे भी, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इन सारी चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना होता है व्हेन वी आर मेकिंग planning. So this is the helpful in planning. So business environment plays an important role in the effective formulation of plans. It helps the planner to make promotes decision. It helps in making plan according to the changing needs and choice of consumer. Next is helps in analyze external factors. So the external factors of environment are beyond the control of a business enterprise. Its progress, success, its survival largely depends upon its capacity and ability to adapt successfully to environmental change. In order to do this, it will help to reorganize, readjust uncontrollable internal factors. तो जो भी external factors होते हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बिज़नेस के सर्वाइवल के लिए और भी चीज़ों के लिए हमें ये ध्यान देना होता है कि जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं हम उस पर ध्यान दें, उसको एडजस्ट करें, उस पर कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ पे हम उसके थ्रू हम कुछ चीज़ें को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो अभी हमने मीनिंग पढ़ ली है, उसके बाद इम्पॉर्टेंस। नाउ वी कम टू द पॉइंट विच इज़ डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके कितने डायमेंशन या टाइप्स हैं। सो बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड टू कैटेगरी। बिजनेस इन्वायरमेंट को यहाँ पे दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज internal environment and the next is external environment, right? So if we are talking about कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, जो इंटरनल होते हैं, ठीक है, जो हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल। जैसे कि रूल्स, मेथड, पॉलिसीज़, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोटेक्शन, हमारा प्रोडक्शन पैटर्न क्या है, सोर्सेज रिसोर्सेज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर पॉलिसीज़ एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज़ द एक्सटर्नल? सो एक्सटर्नल जो बाहरी चीज़ें हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड? तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे एक बात है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो उसको हम चेंज कर सकते हैं, अपने फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है वहाँ पे, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। बट एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट्स होते हैं उस पर हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ द रियल इन्वायरमेंट। इट्स
द बिजनेस, द ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड डिक्लाइन ऑफ बिजनेस। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं वो रियल इन्वायरमेंट होते हैं फॉर द बिजनेस ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड डिक्लाइन ऑफ बिजनेस, राइट। सो देर इज अ टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, फर्स्ट इज इकोनॉमिकल एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिकल। जो कि इकोनॉमिक से रिलेट होते हैं दैट इज इकोनॉमिकल, उसके जस्ट अपोज में नॉन इकोनॉमिक, राइट। सो व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट? द इकोनॉमिक environment consists of micro level factors related to the means of production and distribution of wealth that have an impact on the business ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ये एक माइक्रो लेवल फैक्टर्स है जो कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्रीज़ के, एग्रीकल्चर्स के, ट्रेड पॉलिसी, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे ट्रेड को बैलेंस करती है। सो इन शॉर्ट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो सारी एक्टिविटी आती है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एलिमेंट्स हैं इकोनॉमिक के और जिससे इन्फ्लुएंस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो क्या है, फर्स्टली जो कि आपको नाम से ही समझ आता है ये किससे रिलेट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के, साथ ही साथ रिलेट करता है, रिलेट विद द इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेट होता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी का एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्ट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड पॉलिसीज़ जो बनाती है वो गवर्नमेंट बनाती है, अंडरस्टैंड। रिलेटेड विद कॉमन पीपल, ये डायरेक्टली अफेक्टेड होता है, रिलेटेड होता है कॉमन पीपल से, बिकॉज ईच पर्सन इज़ हैविंग द विल टू अर्न, क्योंकि सब कोई अर्निंग करते हैं, हर एक पर्सन अर्निंग करता है जो कि उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी से अफेक्टेड होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, it is if capital is available in sufficient quantity then the natural and human resources are utilized properly. This leads to increase in national income. Due to this rate of national development also increases. So availability of capital. Next है planned economic. In planned economy all the resources are under the control of government because plans are made by the central government. The aim of this plan is to achieve economic and social development. So economic plan based होता है economic environment. Next है what is the factors. So factors of economic environment, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होते हैं उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, सोसाइटी की कंडीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट किस तरह का है, फॉरेन पॉलिसी हमारी कंट्री की किस तरह से है, पॉपुलेशन क्या क्या है, कैपिटल और मनी मार्केट कैसा है। कैपिटल और मनी मार्केट भी होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे मार्केट में है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। आफ्टर दैट देयर इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो कि नॉन इकोनॉमिक है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मनी, ओके, बट ये हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। ये किस तरह के होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं? फर्स्ट है पॉलिटिकल, सेकेंड है सोशल, थर्ड लीगल, ग्राफी, टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल, कल्चरल एंड इंटरनेशनल। दीज आर द इन्वायरमेंट जो कि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, नॉट related with money but they developed external situation of business are called non-economic environment. तो these are the factors जिसको हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की। सो व्हाट इज़ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट? सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड थिंकिंग ऑल्सो अफेक्ट द बिजनेस। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है दैट इज़ अफेक्टेड आर बिजनेस, बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ ईयर्स में या फिर कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि पार्टीज़ चेंज हो जाती है। अब जब पार्टी चेंज होती है तो उनकी पॉलिसीज़ भी चेंज होती है। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती है जो कि बिज़नेस से रिलेटेड होती है, जो कि बिज़नेस को अफेक्ट करती है। तो ये इकोनॉमिकल नहीं हुई, बट ऐसी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है जो कि हमारे बिज़नेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। अब है आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट।
So the three forms of government are capitalization, socialism and mix of economy. These government have different ideology and thinking. So तीन तरह की economic होती है, जिसकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है. उसके बाद पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज़ होती है. उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कितनी है. अगर किसी कंट्री में ऐसा है कि वो इनस्टेबल है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है, तो वो भी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है. उसके बाद है फॉरेन पॉलिसीज़. द फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री अफेक्ट इन बिजनेस इन्वायरमेंट. द फॉरेन पॉलिसी हेल्प इन मेंटेनिंग पीसफुल एटमॉस्फेयर. फॉरेन पॉलिसी हमारे कंट्री में पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है. किसी कंट्री में अगर ऐसा है कि वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी, किसी भी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी कितनी है, कैसी है, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बिजनेस इन्वायरमेंट. आफ्टर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया के लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हैं, दैट इज़ चेंजेबल और नॉट चेंजेबल, that also affected our business environment. The next point is social environment. Social, which is related to society. So हर एक country का social environment different होता है. So which is also affected to business environment. So social environment is shaped by social factors such as attitude of people, culture, heritage, beliefs and customs of people, education system, customer organization, trade union and non-government organization. In society there are activities related with caste, religious, family etc. which affect the business. तो सोशल सोसाइटी के जो भी लोग होते हैं, उनकी कास्ट, उनकी फैमिली, उनका कल्चर, ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट. अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल इन्वायरमेंट. सो द फैमिली स्ट्रक्चर, किसी भी कंट्री के जो कंट्री है उसका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके बाद हमारी कंट्री का कास्ट सिस्टम कैसा है. आफ्टर दैट सोशल एटीट्यूड, वो सोशल वैल्यूज़ को कितना मानते हैं, लाइफ स्टाइल कैसी है, सोशल कस्टम पे कितना. इफ़ इन लाइक इन इंडिया पीपल आर बॉर्न बाय ट्रेडिशन कस्टम. हमारे कंट्री में क्या है, हम अपने ट्रेडिशन और कस्टम पर बिलीव करते हैं. नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉमन पीपल. किसी भी कंट्री के जो कॉमन पीपल होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से समझते हैं. स्टेटस ऑफ वुमेन, तो जो वुमेन्स का स्टेटस है वो किस तरह का है किस कंट्री का. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे दबाया जाता है वुमेन्स को, तो ये भी हमारे बिज़नेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है. ये इन्वायरमेंट है जो हमारे आसपास का है, बिज़नेस के आसपास जो इन्वायरमेंट होता है जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करता है. उसके बाद है लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट. लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न. तो यहाँ पे सिंपली ये है, जो लीगल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशंस और लॉ है जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है. अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, हमारे आसपास या हमारी कंट्री का जो भी टेक्नोलॉजी है या फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, हम कितने जल्दी न्यू मेथड को फॉलो करते हैं या न्यू टेक्नोलॉजी पॉसिबल होती है हमारे यहाँ पे उसको अवेल कराना. उसके बाद इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इंडिया, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किस तरह की है. सो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री है. वी हैव द एक्सीडेंट कल्चर ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमी. तो हमारी कंट्री काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि पूर्वजों का जो कल्चर है उसको हम फॉलो करते आते हैं. अ न्यू एरा ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज स्टार्टेड आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. जो हमारी कंट्री का न्यू एरा बना इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो कब से, आफ्टर इंडिपेंडेंस 26 जनवरी 1950. When the Indian Constitution was enforced for economic development, a planning commission was set up. So 1951 में क्या किया गया, कुछ प्लान्स बनाए गए जो कि 5 साल के लिए होते थे, विच इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते थे, जिसका कुछ एम होता था. देयर इज़ सम ऑब्जेक्ट जिसको हमें पूरा करना होता था वो 5 सालों में. तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था दैट इज़ इन 1951 to
1956। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स है दैट इज़ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना था, बढ़ाना था। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्शन है, इनकम और वेल्थ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करना था। आफ्टर दैट नेक्स्ट 5 ईयर जो हुआ वो हुआ 1956 टू 1961। इसमें भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ किया गया, हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट करने की बात कही गई। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था दैट इज़ इन 1961 टू 66। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने की बात की गई, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसको, कि वो हमारी कंट्री में सफिशिएंट हो, इनइक्वालिटी को कम करने की बात कही गई। आफ्टर दैट फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 74, जिसमें प्राइस स्टेबिलिटी, जो भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस स्टेबिलिटी की बात कही गई। रिटेनिंग द प्रोग्रेस ऑफ ग्रोथ आफ्टर 5। इसी तरह से कई सारे 10th यहाँ पे 10th तक चला है ये 5 ईयर प्लान्स, जो कि जहाँ पे जो इसके ऑब्जेक्ट हैं उस ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता था। उसके बाद जो हमारे कंट्री का न्यू विजन इंडिया 2020 इंडिया विजन 2020 वो कब शुरू हुआ? ऑन 23 जनवरी 2003 द प्लानिंग कमीशन फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट 2 डिकेड्स इशूड एंड डॉक्यूमेंट। जो प्लानिंग कमीशन था उसने 23 जनवरी 2003 को प्लानिंग कमीशन ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंटेशन दिया, जो किस नाम से था, विच इज़ कॉल्ड इंडिया विजन 2020। सो इसमें जो भी प्लान्स थे वो बताए गए थे। सो जो फीचर्स थे दैट इज़ इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना था, कैपिटल इनकम को बढ़ावा करना था, जो ले स्ट्रेस ऑन बैलेंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट को बढ़ाना था। इस तरह की चीज़ों में इंडिया विजन प्लान्स को रखा गया था। अब नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में कितना इम्पैक्ट डालती है। सो इन इंडिया टू एस्टैब्लिश बिजनेस एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ब्रिंग सम चेंजेस इन पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू जॉइन द वर्ड ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वॉज अडॉप्टेड। सो जो हमारे कंट्री में आज़ादी के बाद जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन हुआ वो कब हुआ? 1991 में। इंडिया विजन 2020 पॉजिटिव चेंजेस, जो हमारे इंडिया विजन था उसके थ्रू हमारा कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए। जैसे लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हुई? इकोनॉमी को कंट्रोल किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज मिला। उसके बाद टू कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज हुआ। टू ब्रिंग मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर के एरिया में मॉडर्नाइजेशन हुआ। उसके बाद टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज़ हुई। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें डेवलप्ड हुई ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, जो नई इकोनॉमी पॉलिसी बनी 1991 में, उसके ऑब्जेक्ट क्या थे? तो इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेट को बढ़ाना था, प्रॉफिट को बढ़ाना था, क्वालिटी और प्रोडक्ट जो हम गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड और क्वालिटीज़ को बढ़ाना था। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करना था, सेल्स को बढ़ाना था, और जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें प्रोडक्ट को भी डेवलप करना था। तो ये सारी चीज़ ऑब्जेक्ट थे जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के थे। उसके बाद कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इकोनॉमी पॉलिसी के हैं, जैसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो इसमें भी कुछ इनके एम्स थे। उसके बाद न्यू ट्रेड पॉलिसी बनी, उसमें भी कुछ एम्स थे जो कि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के फॉलोइंग स्टेप्स थे। न्यू मॉनेटरी पॉलिसी बनी, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, उसके बाद पॉलिसी फॉर पब्लिक सेक्टर, देन प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो धीरे धीरे कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी गई। उसके बाद जो न्यू एग्जिम पॉलिसी है उसमें ये इन इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज रेगुलेटेड बाय फ्री एंड नॉट ट्रैफिक बियर्स एज देयर वॉज नो एक्ट टिल 1947 से पहले कोई भी एक्ट नहीं था, बट 1947 में गेट वॉज पास्ड
मीन्स आफ्टर 1948। 1948 में एक पॉलिसी बनाई गई जो कि मेजर किया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से थी। सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ गेट एग्रीमेंट in 1986 there was a tremendous impact of globalization in the whole world. Due to India government declare a long term policy import export policy 1992 में नेक्स्ट 5 ईयर के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी बनाई गई जो कि उससे पहले नहीं थी। तो यहाँ पे एग्जिम पॉलिसी की 1992 से 1997 तक जो पॉलिसी बनाई गई वो क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था, फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज़ करना था, क्वालिटी इंडिया में जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना था, मॉडर्नाइजेशन करना था। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी 1997 के बाद नेक्स्ट 5 ईयर जो प्लान्स बना दैट इज़ 5 साल का 2002 तक। उसके बाद उसमें भी क्या क्या चीज़ें थी। सो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में जो 1997 से 2002 तक की गई, द पॉलिसी हैज़ शिफ्टेड 542 आइटम आउट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट। जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थी, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में थी, 542 प्रोडक्ट को आइटम को रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट से हटाया गया। देन द नेक्स्ट इज दोज हु एक्सपोर्ट 50% ऑफ प्रोडक्शन विल बी गिवन ग्रीन कार्ड। जो 50% था प्रोडक्शन को ग्रीन कार्ड प्रोवाइड कराया गया एक्सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे चीज़ों को जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी उसको कुछ कम किया गया ताकि उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड किया गया, कुछ चीज़ों के लाइसेंस हटाए गए ताकि इनको फॉरेन ट्रेड के लिए बढ़ावा मिले। इसके बाद नेक्स्ट है न्यू एग्जिम पॉलिसी जो कि कंपनी 2002 में 5 साल के लिए बनी थी 2007 तक। तो इसमें क्या क्या किया गया था, इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट, इसका फोकस था कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया, एक्सपोर्ट के प्रमोशन को बढ़ाया गया, मोर फैसिलिटीज़ दी गई जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन थे ताकि वहाँ पे और अच्छा फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिले। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज़ भी दी गई, ओवरसीज़ बैंकिंग फैसिलिटीज़ दी गई, इस तरह की चीज़ें दी गई ताकि न्यू एग्जिम पॉलिसी में ताकि फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिले। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज द बिजनेस एनवायरनमेंट। So the change in business environment had different impact on different enterprise. Some of them lost their top position and other from lower rank raised the higher rank. तो managerial response to change, जो business environment में जो change किया गया उसका response क्या मिला, कुछ ऐसा impact क्या पड़ा इसमें change जो हुआ, कुछ अपने टॉप पोजीशन से नीचे आ गए और कुछ नीचे की पोजीशन से ऊपर चले गए। सो आफ्टर अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन देयर हैव बीन ड्रास्टिक चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन किया गया हमारी कंट्री में 1991 में, इससे हमारी कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट में ड्रास्टिक चेंज हुआ। दिस इज़ द रीज़न दैट मैनी चेंजेस हैव बीन मेड एवरी ईयर इन द इंडस्ट्री। दैट इज़ द रीज़न कि एग्जिम पॉलिसी में कुछ ना कुछ हमेशा चेंज होते रहते हैं। In the year 2002, open market policy has been adopted. Quantitative restrictions have been released from product. Many methods have been adopted by the government for increasing import. तो अब जो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री की फॉरेन ट्रेड को, फॉरेन एग्जिम पॉलिसी को, एक्साइज पॉलिसी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करती है उस पर, या फिर कुछ चीज़ें अडॉप्ट करती है। अब हम देखते हैं कि मैनेजरियल रिस्पॉन्स जो हुआ वो क्या हुआ। तो यहाँ पे कुछ है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हुआ वो लार्ज स्केल हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो पाया, जो क्योंकि बीच में जो कंपनी एलिमिनेटिंग चीज़ें जैसे बाय द एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन, कंपनीज़ के जो मिडिल मैन थे वो उनका एलिमिनेशन हो गया तो वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। वैरायटी ऑफ लाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पे कई सारी वैरायटी की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई। उसके बाद कंट्री को क्या मिला, कैपिटल प्रोडक्शन फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन जो हुआ वो इंक्रीज़ हुआ जिससे कि हम बाहर भी बेच सके, इंटरनेशनल नेशनल मार्केटिंग हो पाई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, जिससे कि हमारी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। तो सिंपली यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें कुछ पॉलिसीज़ है जो बनाई गई थी, तो इसमें आप इसको समझ के पढ़ सकते हैं। जो पॉलिसीज़ है
आफ्टर दैट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। आपका चैप्टर 3 यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर इन सारी चीज़ों को भी देख लीजिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।